आज हमारा जो विषय है वो है मानसिक मंदता का स्क्रीनिंग एंड असेसमेंट। सबसे पहले हमें ये जानना है कि हम अगर मानसिक मंदता की बात करें या फिर इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी जिसको कहते हैं, उसका मतलब क्या है, उसके मायने क्या है। अब इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी का मतलब है जो व्यक्ति अपना बोध को हम उम्र वाले लोगों के अनुसार उपयोग नहीं कर पाता है, जिसमें हम आईक्यू रेंजेस की बात करते हैं। उसका आईक्यू लेवल 70 से नीचे होगा, आईक्यू स्कोर ऑफ 70 और लेस। ये जो मैंने आपको एक छोटा सा दिखाया है नोट, ये डीएसएम, डायग्नोस्टिक एंड स्टैटिस्टिकल मैनुअल ऑफ मेंटल डिसऑर्डर्स, इसके अंदर सारे डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया होते हैं कि हम किसी विकलांगता या किसी भी डिसऑर्डर को किस कैटेगरी में डालते हैं और क्यों डालते हैं, और किसको कौन से बिहेवियर को हम कौन से कैटेगरी में डालेंगे, उसका बहुत ही अच्छी तरह उन्होंने डिस्क्रिप्शन दे रखा है। जैसे मैं एक सिंपल एग्जांपल देती हूँ आप लोगों को ये समझाने के लिए। जैसे मान लीजिए 4 बच्चे हैं, पहले वाले बच्चे को बुखार है, दूसरे वाले बच्चे को बुखार और जुकाम है, तीसरे वाले बच्चे को बुखार भी है और बॉडी पेन है पर जुकाम नहीं है, चौथे वाले बच्चे को सिर्फ बॉडी पेन है और बुखार नहीं है। अगर आप एक अस्पताल में जाते हैं और ये चारों बच्चों का अगर जांच किया जाएगा तो आपको ये समझ आता है कि चारों की बीमारी, बेशक बुखार कॉमन फैक्टर हो, सबकी बीमारी अलग हो सकती है। किसी का डायग्नोसिस आएगा कि इसको जॉन्डिस है, किसी को होगा कि भाई उसको तो डेंगू है, किसी का बोलेंगे नहीं सिर्फ वायरल फीवर है, किसी को बोलेंगे कि जुकाम बुखार की वजह से उसकी हालत खराब है, उसको बॉडी पेन हो रहा है। तो सिम्टम्स चाहे सिमिलर हो, हमारी तकलीफें चाहे सिमिलर हो, जिस श्रेणी में उसको डाला जाएगा वो अलग होता है, और वो श्रेणी हमें ऐसा स्टेटिस्टिकल मैनुअल, डायग्नोस्टिक मैनुअल बताता है। तो मानसिक मंदता का अगर आप देखेंगे, जिन व्यक्तियों में रीजनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, प्लानिंग, इन सब में जजमेंट करने की या फिर दिमागी जितने भी आपके स्किल्स होते हैं, मेंटल स्किल्स जिसको कहते हैं, मेंटल स्किल्स में अगर कहीं ना कहीं कमी रहे तो उनको हम आईडी के अंतर्गत डालते हैं। दूसरा सिद्धांत ये है कि उनका आईक्यू अगर हम टेस्ट कराएंगे तो 70 से कम होगा। ठीक है, अगर 70 और 90 के बीच में है तो हम उनको बॉर्डर लाइन कहते हैं। तो इसके रेंजेस बने हुए हैं। उसके बाद उनका अडेप्टिव फंक्शनिंग में कमी होगी, मतलब देखने में ज्यादा उनको विकलांगता नहीं लग रही, लेकिन वो अपने दिनचर्या के काम में कहीं ना कहीं हम उम्र के लोगों से कम पाए जाते हैं। उनकी बात करने का तरीका पूरी तरह डेवलप, विकसित नहीं हुआ है। उनका दूसरों के साथ जो व्यवहार है वो अच्छी तरह विकसित नहीं हुआ है। या फिर अपना पर्सनल काम, नहाना, खाना, या फिर अपने बाल बनाना, कपड़े पहनना, इन सब कामों में उनको किसी ना किसी की सहायता की जरूरत होती है। स्कूल में जब ले जाते हैं तो वो एकेडमिक फंक्शंस अपने हम उम्र के साथ पूरी तरह नहीं कर पाते हैं। तो ये सब अगर दिक्कतें आए तो हम कह सकते हैं कि इस बच्चे में मानसिक मंदता या मानसिक विकलांगता हो सकती है। ठीक है, अब किसी भी डेवलपमेंटल डिसऑर्डर का हम मापन तभी करते हैं जब 21 साल या 22 साल की उम्र से पहले वो सिम्टम्स दिखे। अगर किसी के सिम्टम्स 22 साल की उम्र के बाद आता है तो वो उसके रीजंस अलग होंगे, उसको हम मानसिक मंदता फिर नहीं कहेंगे। अब मैंने आपको 3 पॉइंट बताए, ठीक है, जिसके बेसिस पे हम किसी को डायग्नोसिस देते हैं कि इस बच्चे में इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी होने के चांसेस हैं। पर इतनी बड़ी बात कहने का कोई ना कोई क्या बोलते हैं आसार तो होगा। व्हाट आर वी फॉलोइंग ऑन, जिससे हम ये डिसीजन ले पाए, जैसे कि क्या सिम्टम्स हमने देखे और किसके अनुसार हमने ये सिम्टम्स को कंपेयर किया है, जिसमें हमने बोला है कि इस बच्चे में मानसिक मंदता है। तो ये वाला जो आपका क्लास है, आज का जो क्लास है, उसका काम ही यही है आपको समझाना कि आपके पास अगर कोई बच्चा आए तो आप उसको कैसे गाइड करेंगे अपना रिपोर्टिंग चेक करवाने के लिए या फिर उसकी जांच करवाने के लिए, और किस तरीके की जांच करवानी चाहिए उसके बारे में अब हम बात करेंगे। अब किसी भी व्यक्ति का जब जांच होता है तो 3 लेवल पे जाता है, चाहे आप
स्कूल्स की बात करें या फिर बड़े लोगों की बात करें या फिर छोटे बच्चों की बात करें, किसी भी तरीके का हमारे में अगर आशंका हो कि उनको कुछ ना कुछ तकलीफ है, तो हम इन्हीं 3 स्टेजेस से गुजरते हैं। सबसे पहला है स्क्रीनिंग, सेकंड है असेसमेंट और थर्ड है डायग्नोसिस। अब इन तीनों चीजों को आपको बहुत ध्यान से समझना है। तो बीच बीच में मैं अपने स्कूल के एक्सपीरियंसेस को एग्जाम्पल के तौर पे उपयोग करूंगी, उससे आपको ये थोड़ा शायद समझ आएगा। अगर नहीं समझ आ रहा है प्लीज मुझे रोक के पूछिएगा। जब हम स्क्रीनिंग की बात करते हैं, हम ये कहते हैं कि अपने उम्र के बच्चों में ये इस वाले बच्चे में कुछ अलग हमें दिख रहा है, या फिर हम उम्र के बच्चों के अनुसार ये वाला बच्चा ये कार्य नहीं कर पा रहा है। यहाँ पे लेबल लगाने की बात नहीं हो रही है। स्क्रीनिंग लेवल में हम बस ये देखना चाहते हैं कि क्या उस बच्चे में एट रिस्क बिहेवियर है या नहीं। मैं भी इसमें एक एग्जांपल दूंगी। हमारे स्कूल में एक बच्चे का एक एक माता पिता ने मेरे को आके संपर्क किया। उन्होंने कहा कि ये बच्चा हम उम्र के बच्चों के अनुसार क्लास में बात नहीं कर रहा है, टीचर के साथ उसका कोई रिलेशनशिप डेवलप नहीं हो पा रहा है। वो क्लास में अगर से सवाल पूछो तो वो जवाब नहीं दे रहा है, और जब इंग्लिश या फिर हिंदी शब्द बोलने को बोल रहे हैं या फिर कुछ रिपीट करने को बोल रहे हैं तो उसका जो उच्चारण है वो करेक्ट नहीं है। तो आजकल के माँ बाप तो काफी जागरूक हैं, इंटरनेट से काफी कुछ पढ़ा, तो उनको लगा कि स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी हो सकता है जी, या फिर ऑटिज्म हो सकता है, उसमें भी स्पीच और लैंग्वेज डेवलप नहीं होता, तो आपको सिम्टम्स सिमिलर दिखेंगे। तो सबसे पहले हमने जो काम किया उस बच्चे के साथ वो था स्क्रीनिंग। स्क्रीनिंग में हम बच्चे की उम्र के अनुसार बहुत ही सिंपल एक्टिविटीज कराते हैं जो वो नेचुरली रिस्पॉन्ड कर पाए। तो एक एनवायरनमेंट में, एक परिस्थिति में बच्चे को जब हम जांच करते हैं तो हमें ये पता चलता है क्या ये बच्चा अपने उम्र के अनुसार बढ़ रहा है या नहीं। तो जिसको हम बोलते हैं रिस्क बिहेवियर दिखा रहा है कि नहीं। अगर वो हम उम्र के बच्चों के अनुसार बढ़ रहा है बट हाँ टीचर के सामने शर्मा रहा है जी, या फिर उसके घर में सब हिंदी भाषी हैं तो अंग्रेजी ठीक से नहीं सीख पा रहा है जी, या फिर उसको जिस स्पीड में टीचर बोल रही हैं बच्चे को समझ नहीं आ रहा है, इन सब चीजों की वजह से अगर सेम सिम्टम्स आ रहे हैं तो हम बच्चे को रूल आउट कर देते हैं कि बच्चे में एट रिस्क बिहेवियर नहीं है, उसको सिर्फ रेडीनेस ट्रेनिंग की जरूरत है। मतलब थोड़ा सा उसको घर में ज्यादा पढ़ाने की जरूरत है, या फिर उन परिस्थितियों में बच्चे को थोड़ा और समय देने की जरूरत है ताकि बच्चा अप्रोप्रिएटली रिस्पॉन्ड कर पाए। ये हो गया स्क्रीनिंग। बट अगर मैंने उस बच्चे के साथ संपर्क करके ये पता किया कि हाँ सच्ची में उसको स्पीच की प्रॉब्लम है, वो कुछ चीजों का उच्चारण नहीं कर पा रही, जब मैं उसका नाम ले रही हूँ तो बच्चा जवाब नहीं दे पा रहा, या फिर याद उसकी मेमोरी में वो स्टोर नहीं हो रहा, जो चीजें मैंने अभी बताई थी वो उसको एक और बार दोहरा नहीं पा रहा, ऐसे कुछ अलग अलग अगर मेरे को सिम्टम्स दिखे तो मैं बच्चे का एक असेसमेंट करूंगी। सेकेंड लेवल ये होता है असेसमेंट, जो आप लोगों को भी पता है पर मैं इस क्लैरिटी के लिए आपको समझा रही हूँ। असेसमेंट का मतलब ये हुआ कि आपने जो अनुमान किया है उसको एक स्टैंडर्डाइज टूल या फिर क्राइटेरियन टूल पे आप चेक करें। कैसे चेक करेंगे? खुद से बच्चे के साथ रहकर इंस्पेक्ट करेंगे बच्चे को। अब इंस्पेक्शन वर्ड ही हमें थोड़ा सा कठोर लगता है कि हम किसी को जब जांचते हैं तो वो तो वैसे ही टेंशन के मारे अच्छा नहीं करता। जैसे अगर मैं अचानक से बोलूं कि मैं रोशन जी को या फिर नितिका जी को या फिर जो भी है, मेरे को भी अभी नाम नहीं दिख रहे, मैं एक एक का नाम बुलाऊंगी और मैं उनसे पूछूंगी अच्छा बताओ स्क्रीनिंग क्या है, अच्छा बताओ असेसमेंट क्या है। बेशक आपको मेरी बात समझ आ रही होगी, लेकिन जैसे ही मैं परफॉर्म करने को बोलूंगी, उसी को दोहराने की बात करूंगी, तो आपका एंजाइटी लेवल बढ़ जाएगा। तो आप जिस लेवल पे काम कर रहे थे उससे बिल्कुल नीचे आ जाएगा। तो असेसमेंट इस वजह से ट्रिकी होता है। कभी भी हम किसी की जांच करते हैं तो सिर्फ एक नजरिया नहीं रखते, अलग अलग फिजिकल सिचुएशंस में अलग अलग ऑब्जर्वेशन टेक्निक से हम उनका जांच करते हैं। इसको बोलते हैं असेसमेंट। असेसमेंट किसके बेसिस पे हुआ? जो हमें रिस्क बिहेवियर दिखे उससे मिलता जुलता जो भी हमें असेसमेंट टूल मिला है, टूल के अनुसार हमने उस बच्चे की जांच की है देखने के लिए कि कितना बच्चे में सिम्टम्स आ रहे हैं,
या फिर कितनी सिवियरिटी में बच्चा अब थोड़ा लैग बिहाइंड कर रहा है उम्र के अनुसार। अब असेसमेंट के बाद हम डायग्नोसिस करते हैं, फिर असेसमेंट के साथ ही डायग्नोसिस भी आ जाता है, जहां पे हम उसका एक लेबल लगाते हैं। जैसे मैंने बताया, बुखार लेके तो डॉक्टर के पास गए थे, पर उन्होंने जब आपकी जांच की, उसके टेस्ट करवाए, तो पता चला ये जी इनको जॉन्डिस है, ये जी इनको चिकनगुनिया, ये जी इनको डेंगू है। तो ये डायग्नोसिस एक वर्ड सुनने में बड़ा कठोर लगता है, बट बहुत ही नेसेसरी है, क्योंकि अगर आपको बीमारी नहीं पता तो आप उसकी देखभाल नहीं कर पाएंगे। विकलांगता में और भी कंफ्यूजिंग इसलिए हो जाता है क्योंकि ये तो बीमारी ही नहीं है, तो फिर डायग्नोसिस किस बात का, राइट? लेकिन विकलांगता की जब बात करते हैं या फिर दिव्यांगजन की जब बात करते हैं, तो हम बोल रहे हैं कि कुछ अक्षमताएं हैं जिसकी भरपाई करने की जरूरत है, ताकि वो अपने सामान्य रूप से अपना जीवन व्यतीत कर पाए। तो ये जो भरपाई करने की बात है, वहां पे ये मापदंड के अनुसार डायग्नोसिस करने की जरूरत है। तो जैसे मैंने बताया, 3 लेवल से हम गुजरते हैं: स्क्रीनिंग, असेसमेंट एंड डायग्नोसिस। अब एज स्पेशल एजुकेटर, क्योंकि मैं स्पेशल एजुकेटर उस नजरिए से बोलूंगी, हमारा काम असेसमेंट पे आके रुक जाता है, क्योंकि डायग्नोसिस करने की अनुमति हमें नहीं है। अब डायग्नोसिस करता कौन है? अब जैसे जैसे मैं टूल्स की बात बताऊंगी, मैं आपको समझाऊंगी कि कौन ये काम करता है। अब कोई भी मापदंड के लिए टूल उठाते हैं तो 2 लेवल पे चलता है। एक होता है नॉर्म रेफरेंस टेस्ट, और एक को बोलते हैं हम क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट। नॉर्म एंड क्राइटेरियन वर्ड को याद रखिएगा। नॉर्म वर्ड नॉर्मल से आता है, किंतु हमारे जनरल पॉपुलेशन में नॉर्मल वर्ड को अच्छा माना जाता है। नॉर्मल है, ये तो नॉर्मल है, ये नॉर्मल काम है, ये तो नॉर्मली ऐसे करता है। लेकिन नॉर्मल वर्ड का मतलब ये नहीं कि वो अच्छा है। मैं एक सिंपल एग्जांपल दूंगी। अफगानिस्तान में तालिबान रूल कर रहा है, राइट? ज्यादातर मात्रा में लोग अब सड़क पे रह रहे हैं या फिर अपना देश छोड़ के भाग रहे हैं। उनका अभी का नॉर्मल ये है, ये उनकी असली सच्चाई है। अधिकतम लोग यही काम कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि अफगानिस्तान की सिचुएशन अच्छी है? नहीं। इसको मैं अलग तरीके से समझाती हूँ। पुराने जमाने में सती का बहुत मानना था कि अगर पति का देहांत हो जाए तो उसी चिता में पत्नी का भी देहांत हो जाना चाहिए, उसी आग में उनको कूद जाना चाहिए। तो हमारी सभ्यता में इसको बहुत ही साधारण और सही माना जाता था उस जमाने में। पर जैसे समय बदलता गया, हमने आवाज उठाई, तो सती जो प्रथा थी उसको हमने बंद किया, राइट? वैसे ही जो चीज नॉर्मल है उसका मतलब ये नहीं कि सही हो। नॉर्मल का सिर्फ इतना मतलब होता है अधिकतम लोगों के अनुसार। तो जब नॉर्म रेफरेंस टेस्ट की बात कर रहे हैं, तो हम ये कह रहे हैं इस व्यक्ति का काम करने का स्किल हम कंपेयर कर रहे हैं एक नॉर्म के रेफरेंस पे। उस उम्र के व्यक्ति या फिर उस हालात में रहने वाले व्यक्तियों के अनुसार ये बच्चा कितना काम कर पा रहा है, जिसको हम परसेंटाइल्स भी कहते हैं आजकल। जो हम बोलते हैं ना, बच्चे का 10th में कितना है, 8.5 आया। 8.5 का मतलब 80% है क्या? नहीं। तो एक नॉर्म के अनुसार जब पूरा रिजल्ट निकाला गया तो आपका बच्चा 8.5 वाले श्रेणी में है। तो श्रेणी के अनुसार जब हम कंपैरिजन करते हैं, उसको हम नॉर्म रेफरेंस टेस्ट कहते हैं। आई एम नॉट श्योर इफ आई हैव एक्सप्लेन्ड इट करेक्टली और यू अंडरस्टूड इट केयरफुली। अगर आपको ये समझ नहीं आया, प्लीज मेरे से एक बार पूछ लेना। सेकेंड पॉइंट है क्राइटेरियन। क्राइटेरियन मतलब हमें जो जरूरत है उसके अनुसार हम जांच करेंगे। जैसे कि मैं आप लोगों का टेस्ट अगर लूं, तो मैं आपका सिर्फ जो आज पढ़ा रही हूँ उसके अनुसार टेस्ट लूंगी। मुझे नहीं पता आपने कल क्या पढ़ाई की थी, या फिर 1 साल से आपके बीएड में किस तरीके की पढ़ाई चलती आ रही है, कौन कौन से प्रैक्टिकल्स की, ये सब मुझे नहीं पता। लेकिन इस सेशन के बाद अगर मुझे अधिकार मिलता है टेस्ट लेने का, तो मैं सिर्फ आज जो मैंने आपको पढ़ाया है उसके ऊपर टेस्ट लूंगी। इसका मतलब हम व्यक्ति के स्पेसिफिक नॉलेज, स्पेसिफिक स्किल, स्पेसिफिक लर्निंग गोल के अनुसार हम एक टेस्ट ले रहे हैं।
जैसे मैं बोल रही हूँ, हमारे स्कूल में अगर हम स्पेशल एजुकेशन का आईईपी बनाते हैं, आप आईईपीस की बात आप करेंगे, इंडिविजुअलाइज प्रोग्राम्स की बात करेंगे, तो हम उसका मापन उन्हीं परिस्थितियों में करेंगे जिससे हम ट्रेनिंग देना चाहते हैं। जिन चीजों में हम ट्रेनिंग नहीं देते, हम उनकी बात ही नहीं करते। एक और साधारण एग्जाम्पल देती हूँ। स्कूल में एग्जाम्स कहाँ से होगा? स्कूल में एग्जाम इस बेसिस पे नहीं होगा कि आपके माता पिता के पास कितना पैसा है, या फिर आपकी जमीन कितनी है, या फिर आप कितना टैक्स देते हैं। उसके ऊपर बच्चों से कोई लेन देन नहीं है। मैं बच्चों का टेस्टिंग करूंगी तो उन्हीं विषयों में करूंगी जो मैंने उनको पढ़ाया हो, या फिर वो पूरे साल जिस चीज की तैयारी करते हैं। तो बेसिक डिफरेंस ये है। नॉर्म रेफरेंस टेस्ट का मतलब है हम एक नॉर्म के अकॉर्डिंग, एक लार्जर ग्रुप के अकॉर्डिंग व्यक्ति को हम जांच करते हैं, देखने के लिए कि बच्चा किस परिस्थिति में खड़ा है। और क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट का मतलब है कि हम एक क्राइटेरियन के अनुसार बता रहे हैं कि बच्चे को क्या क्या क्षमताएं और अक्षमताएं हैं। अब हम फॉर्मल टूल्स की ओर जा रहे हैं। जब हम नॉर्म रेफरेंस टेस्ट की बात करते हैं तो हमारा एक वर्ड यूज होता है स्टैंडर्डाइज्ड। स्टैंडर्डाइज का मतलब अधिकतम मात्रा के बच्चों पे ये उपयोग करके टेस्ट किया गया है, और उस टेस्ट रिजल्ट के अनुसार ये टूल को बनाया गया है। ऐसा नहीं कि मैंने मैं एक फ्रेंड के साथ बैठी, आज मैंने टूल बना दिया और मैं सब बच्चों पे ये ट्राई करूंगी और ये सब के लिए सहमति से सही रिजल्ट निकालेगा। ऐसा नहीं होता। तो स्टैंडर्डाइज टूल का मतलब है ज्यादा लोगों पे हमने ये टूल को टेस्ट किया है, सबका रिलायबिलिटी और वैलिडिटी चेक किया है, ये वाला टूल ज्यादा बच्चों पे, इंडियन बच्चों पे काम आएगा, तो हमने इसको यूज करना शुरू किया है। अब हम जब स्क्रीनिंग की बात करते हैं तो यहाँ पे मैंने दो टूल्स की बात की है। एक है डेवलपमेंटल स्क्रीनिंग टूल और दूसरा है वाइनलैंड सोशल मैच्योरिटी स्केल। ओके, अब इन दोनों में आपको जो याद रखना है कि किसने बनाया है, कौन से सन में बना था, और इसमें काम क्या है, इसमें इसके डोमेन्स क्या है, वो जांचता क्या है। कभी कल को अगर आपको करना पड़ जाए किसी बच्चे का डेवलपमेंटल स्क्रीनिंग, तो आप ये टूल उठाएंगे तो इसमें से आप क्या रिजल्ट एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो हम ये जानना चाहते हैं अपने उम्र के अनुसार, अगर 6 महीने का बच्चा है या 8 महीने का बच्चा है या 10 साल का बच्चा है, या जो भी है, जिस भी उम्र के लिए हम बोलते हैं, उस उम्र के अनुसार ये बच्चे का डेवलपमेंट कितना हुआ है, विकास कितना हुआ है। जैसे हम बोलते हैं कि 3 महीने से 6 महीने के बच्चे में नेक कंट्रोल आ जाना चाहिए। मतलब जब हम उसको गोद में उठाएं तो अपने नेक को सीधा रख पाएगा। बिल्कुल छोटे बच्चों में अगर आपने देखा हो या फिर सुना हो, वो बोलते कि सर संभाल के पकड़ना। जब अब छोटे से बच्चे को उठाने जाते हैं तो सबसे पहले मम्मियाँ और दादियाँ और नानियाँ ये कहते हैं, सर ठीक से पकड़ो, सीधा रखो, ठीक से पकड़ो, मुलायम है उसका सर। इसका मतलब उसका विकास इतना हुआ नहीं कि उसका सर का स्कल, आपका ऊपर वाला भाग जो है वो टाइट हो पाए या फिर अपना नेक कंट्रोल कर पाए। तो ये तो बहुत ही बेसिक मोटर डेवलपमेंट की बात करें। जैसे स्पीच डेवलपमेंट, कौन सी उम्र में जाके बच्चा आवाज निकालेगा, कौन सी उम्र में जाके वो पापा या मम्मा बोलेगा, कौन सी उम्र में वो खेलना अकेले घर घर खेलेगा या फिर चोर सिपाही खेलेगा, ये कौन सी उम्र में होगा, इसका एक अनुमान इस चेकलिस्ट में दे रखा है। इस चेकलिस्ट से जब हम कंपेयर करते तो हमें ये समझ आता है, अच्छा बच्चा इस उम्र में आ गया है, उसको ये 3 महीने पहले कर लेना चाहिए था। तो हम एक डेवलपमेंटल डिले जितना है उसको आइडेंटिफाई कर पाते हैं। सेम चीज वीएसएमएस में भी है। इसमें सोशल कोशेंट की ज्यादा हम बात करते हैं। सोशल कोशेंट मतलब अपने परिस्थिति में बच्चा कितना घुल मिल के दूसरों के साथ डेवलप हो पा रहा है। सोशल कोशेंट इज ऑल्सो इंडिकेटिव ऑफ योर आईक्यू। जैसे हम ऑटिज्म में आप सीखेंगे कैसे सोशल कोशेंट का महत्व रहता है। यहाँ पे मेरे पास इतना समय है नहीं, तो इन दोनों टूल्स को याद रखिएगा जिनको हम स्क्रीनिंग टूल बोलते हैं। अगर बच्चा इसमें ज्यादा मात्रा में पीछे रह रहा है, इसका मतलब आपको इसके आगे आगे वाले पढ़ाव, वो है असेसमेंट की ओर जाने की जरूरत है। सिर्फ ये टेस्टिंग से पूरी जानकारी हमें नहीं मिल रही है। ठीक है, एक नॉन स्टैंडर्डाइज टूल है जो थोड़ा सा कम बच्चों पे इन्होंने ट्रायल किया था।
180 बच्चों पे किया था, ये वाला 0 to 6 बच्चों पे है। ठीक है, इसमें 98 आइटम्स है, ये NIMH ने डेवलप किया था। इसमें भी आप बहुत ही सिंपल तरीके से उनके माइलस्टोन्स को ट्रैक करते हैं। दूसरे वाले में ज्यादा इन डेप्थ है, वो ज्यादा लंबा टूल है, पर आपके पास अगर समय नहीं है और आप जल्दी से स्क्रीनिंग करना चाहते हैं या फिर ज्यादा बच्चों में आप स्क्रीनिंग टूल अप्लाई करना चाहते हैं तो आप इसका उपयोग करेंगे। नॉर्मली स्क्रीनिंग अगर स्कूल्स में होता है तो बड़ी बड़ी मात्रा में किया जाता है, जैसे पूरे फर्स्ट ग्रेड या फिर पूरे नर्सरी के बच्चे या पूरे केजी के बच्चों पे हमने स्क्रीनिंग किया है। जैसे अपने मेडिकल चेकअप्स आपने देखे होंगे स्कूलों में कराते हैं, हाइट कितनी है, बच्चे का वेट कितना है, दांत उसके कैसे डेवलप हो रहे, जो भी है वो धीरे धीरे उनके मेडिकल लिस्ट में उनका स्क्रीनिंग रहता है। उनमें जहां जहां कमी आएगी, जैसे बच्चे का उसका वेट बहुत कम है, उसकी हाइट छोटी पड़ रही है, जो भी होगा उसके ऊपर अगर जांच करवाना है तो डॉक्टर्स जो भी मेडिकल टेस्ट करा रहे हैं वो वहां पे लिखेंगे। तो NIMH का ये वाला टूल आपके बहुत काम आएगा अगर आपको देखना है और जल्दी से जांच करना है कि बच्चे में कुछ गड़बड़ है और आप पिन पॉइंट नहीं कर पा रहे कि अब किसके ऊपर जांच करवाना चाहते हैं। फिर अगर आप जो मैंने सबसे पहले आपको डेफिनेशन दिखाई थी, डेफिनेशन के अनुसार हम बार बार IQ की बात कर रहे हैं, इंटेलिजेंस कोशेंट की बात करें, ये नॉर्मली साइकोलॉजिस्ट एंड साइकियाट्रिस्ट ही करते हैं। ऑलराइट, ये वाले टूल्स हम उपयोग नहीं करते, हाँ, लेकिन इसका रिपोर्ट हमारे पास आना बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। इसके अनुसार हम आगे वाले टेस्ट करते हैं। अब भाटिया बैटरी एक अमेरिकन टूल को देख के उन्होंने बनाया है, मैलिन्स भी एक अमेरिकन टूल को देख के इंडियन क्राइटेरिया के अनुसार बनाया, क्योंकि उसमें जो आइटम्स है जरूरी नहीं है वो कल्चरली फ्री हमारे लिए फेयर हो। भारतीय बच्चों में और अमेरिका के बच्चों में रहन सहन में, उनके वातावरण में, हर चीज में बहुत फर्क है। तो जो चीज यहाँ पे कॉमन है वहां पे हो सकता है हो ही ना, और वहां की जो कॉमन चीजें हैं वो यहाँ ना हो। तो बच्चे को शायद इधर के सिनारियों में, भारतीय बच्चे को अमेरिका में क्या है क्या नहीं है, किस तरीके का व्यवहार होना चाहिए, ये सब जानकारी नहीं होगी। तो भाटिया बैटरी और मैलिन्स ऐसे दो टूल्स हैं जो भारतीय बच्चों के अनुसार डिवाइस की गई हैं। ठीक है, इनमें कुछ एक्टिविटीज रहती हैं और कुछ सवाल रहते हैं। जो बच्चे सवाल नहीं दे पाते उसके सवाल ना देने के बावजूद भी कुछ एक्टिविटीज के थ्रू उनका हम टेस्ट करा सकते हैं। मैलिन्स लेकिन एक वर्बल स्केल है जिसके अंदर 6 छोटे छोटे टेस्ट रहते हैं और 6 परफॉर्मेंस टेस्ट रहते हैं, तो ये दोनों का मिश्रण। भाटिया बैटरी में फर्क ये है कि अगर बच्चा बहुत ही छोटी उम्र का है तो भी हम करवाने की कोशिश कर सकते हैं। बेस्ट होगा अगर आप 11 से 16 साल के बच्चों पे ज्यादा करवाएं। मैलिन्स का क्योंकि दोनों मिक्स रहता है तो डॉक्टर्स मैलिन्स को कई बार सेकंड प्रेफरेंस देते हैं। ज्यादातर आपके पास जो रिपोर्ट्स आएंगे, मैंने जितने देखे वो ज्यादातर भाटिया बैटरी या वेशलर्स के ही रहते हैं। अब हम धीरे धीरे स्पेशल एजुकेशन विभाग पे आ रहे हैं। तो पहले जो हमने देखा था सिर्फ 1 या 2 ऐसे टूल्स थे जो हम यूज कर सकते हैं, बाकी सारे साइकोलॉजिस्ट या साइकियाट्रिस्ट के थ्रू किए जाने चाहिए। अब हमारा विभाग के टूल्स की बात आ रही है। हमारे विभाग में अगर हम बात करें, हम 2 चीजों की बात करते हैं, एक साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट और एजुकेशनल असेसमेंट। एजुकेशनल असेसमेंट का सिर्फ मतलब ये नहीं होता कि आप रीडिंग, राइटिंग, अर्थमेटिक या SST, साइंस, इन सब की बात करें। इनके डोमेन्स थोड़े से और वेरीड होते हैं। एजुकेशन हमारे विभाग में इसका मतलब रहेगा हम किस तरीके की ट्रेनिंग उस बच्चे को देने के लिए समर्थ रखते हैं या हम करना चाहते हैं। जैसे कुछ बच्चे जो बहुत ही छोटे होते हैं, डाउन सिंड्रोम अगर आपने सुना होगा, डाउन सिंड्रोम बच्चों को कई बार छोटी उम्र में हम ज्यादातर ऑक्यूपेशनल थेरेपी देते हैं ताकि वो अपना भार उठा के पकड़ के खड़े हो पाए या चल पाए। तो बहुत समय उनका ऑक्यूपेशनल थेरेपी में चला जाता है, बहुत समय उनका स्पीच थेरेपी में निकल जाता है, क्योंकि डाउन सिंड्रोम बच्चों का टंग बहुत हैवी होता है तो स्पीच क्लैरिटी नहीं आ पाती, उनका उच्चारण साफ नहीं होता। तो अगर हम देखें
एज अ स्पेशल एजुकेटर हमारा स्कोप ऑफ वर्क या ट्रेनिंग या एजुकेशन बहुत ही ज्यादा वास्ट हो जाता है। बच्चों की जो जरूरतें हैं उन डोमेन्स पे हम प्रायोरिटी देते हैं। जरूरी नहीं है कि हम सारे डोमेन्स को एक ही तरीके से हमेशा ट्रेनिंग दे पाए। उम्र के अनुसार हमें थोड़ा सा जजमेंट कॉल लेना पड़ता है कि कौन से वाले डोमेन्स पे हम ज्यादा काम करेंगे, कौन से वाले डोमेन्स को कम समय की जरूरत है ट्रेनिंग के लिए, कौन से को ज्यादा जरूरत है। तो हम साइको एजुकेशनल असेसमेंट्स की बात करते हैं, मापन इसी के अनुसार हम करना चाहते हैं। तो सबसे पहला टूल जो मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूं वो है पोटाज गाइड। पोटाज गाइड बना तो बाहर था, अमेरिकन टूल है, लेकिन उसका भारतीय भाषाओं में उसका ट्रांसलेशन हुआ है बाय सीबीआर नेटवर्क बैंगलोर। ये अगर आप देखेंगे तो 580 एक्टिविटी कार्ड्स है, एक बड़ा सा बक्सा होता है उसमें एक्टिविटी कार्ड्स लगे जाते हैं। इन सब का मैं सैंपल्स जब आपको ईमेल पे भेजूंगी, ये उसके साथ में सैंपल्स आपको भेजूंगी ताकि आप देख पाए, देखें वो किस तरीके का टूल है। तो ये जो टूल बनाया है ये बहुत ही इन डेप्थ एनालिसिस करता है। इनमें जो एक्टिविटी होते हैं, एक्टिविटी के अंदर उन्होंने आइटम दे रखा है कि आप क्या जांच कर रहे हैं और किस तरीके से काम करवा के वो जांच करेंगे, उसका एक विवरण उन्होंने दे रखा है। इसमें हमें बेसिक चीजें लिखनी होती है, यस या नो। अगर यस है, बच्चे ने वो वाला एक्टिविटी करके दिखाया है, तो उसके आगे हम डेट लिखते हैं कि कब अचीव हुआ। जैसे मैंने आपको उदाहरण दिया था, नेक कंट्रोल 6ठे महीने तक आ जाना चाहिए, लेकिन बच्चे का 7वें महीने में आया, ठीक है, या 8वें महीने में आया, तो आप वहां पे उसका डेट का विवरण करेंगे यस डाल के। अगर बच्चे ने वो वाला एक्टिविटी नहीं किया है तो आप नो डालेंगे। इससे क्या हो रहा है, जो बच्चे अर्ली इंटरवेंशन में होते हैं या फिर बहुत ही कम उम्र में उनका जांच हो चुका होता है, उनका आईपी बनाने में हमें बहुत आसानी मिलती है और उनका एक होलिस्टिक प्रोफाइल बनाने में बहुत ही ज्यादा मदद मिलती है एक आईपी पोटाज गाइड से। जैसा वो वर्ड है गाइड, वो हमारे अर्ली इंटरवेंशन को कंट्रोल करता है कि हमें बाहर से मदद लेने की जरूरत नहीं पड़ती कि हमें ये एक्टिविटी कराना है, ये करवाना है, हमें ऐसी आईपी बनानी, इन सब की जरूरत नहीं। जहां जहां बच्चे का उम्र के अनुसार नो आ रहा है, हम उन्हीं आइटम्स को उठा के सीधा बच्चे को ट्रेनिंग देना शुरू कर सकते हैं। तो ये बहुत ही एक्सप्लेनेटरी है और बहुत ही ज्यादा डिस्क्रिप्टिव है, ठीक है, कि आप किस तरीके का काम करेंगे, कितनी देर के लिए करेंगे। बच्चे के प्रोफाइल को बहुत ही इनडेप्थ तरीके से वो रिकॉर्ड करता है। लेकिन उसका एक लिमिटेशन ये है, क्योंकि 580 आइटम्स हैं, कई बार ज्यादा लोग इसको टेकअप नहीं करते। तो हमारे समय पे भी जब हम ट्रेनिंग में थे या फिर हमने जितने भी आईपी देखे या फिर हमारे सीनियर्स ने जिन्होंने किया है, बहुत ही कम बच्चों पे उन्होंने पोटाज गाइड सक्सेसफुली लागू किया है। ओके, कई जगहों में बहुत सक्सेसफुली उन्होंने यूज किया है, फ्रॉम द एज ऑफ आइडेंटिफिकेशन टिल द एज ऑफ 6। बहुत ही अच्छे रेडीनेस स्किल्स बच्चे में डेवलप कर पाए हैं, बट बहुत ज्यादा लोग इसको उपयोग नहीं कर पाए हैं। लेकिन एज अ स्पेशल एजुकेटर आपके लिए इसको संभाल के रखना और रेफर करना बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल रहेगा। सेकेंड हम आ रहे हैं मद्रास डेवलपमेंटल सिस्टम प्रोग्रामिंग सिस्टम है, ये MDPS कहते हैं, सॉरी वहां पे मिसप्रिंट है। ये प्रोफेसर जयचंद्रन एंड प्रोफेसर विमला ने बनाया था। अब ये बहुत ही आसान टूल है अगर आप इसको चेकलिस्ट के अनुसार देखें। इसमें 360 आइटम्स रहते हैं। कहने में आपको 360 वर्ड बड़ा लग रहा होगा, पर इसमें डोमेन के अनुसार है। आप सारे डोमेन्स को अगर ध्यान से देखेंगे तो जो हम आसानी से बच्चों में ऑब्जर्व कर पाए या देख पाए, वही वाले डोमेन्स इन्होंने डाले हैं। जैसे मोटर एक्टिविटीज, मोटर में 2 तरीके का दे रखा है, ग्रॉस एंड फाइन। सेल्फ हेल्प में मतलब अपने दिनचर्या के काम में उन्होंने 4 डोमेन्स दे दिए, जैसे खाना खाना, कपड़े पहना, टॉयलेटिंग और ग्रूमिंग। फिर कम्युनिकेशन में उन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से 2 विभाग में कर दिया, रिसेप्टिव लैंग्वेज एंड एक्सप्रेसिव। फिर सोशल का इंटरेक्शन आया, फंक्शनल एकेडमिक्स आया, जिस फंक्शनल एकेडमिक्स का इनका मॉड्यूल बहुत ही बढ़िया है। उस टाइम के अनुसार अगर आप देखेंगे, उन्होंने 1975 में डेवलप किया था। उन्होंने मनी एंड टाइम का कॉन्सेप्ट भी साथ के साथ चलाने की बात की थी।
अगर आप अभी भी स्कूल्स में देखेंगे, मनी एंड टाइम इज अ कॉन्सेप्ट दैट समहाउ गेट्स पुश्ड टिल द एज ऑफ सेकेंड ग्रेड। तो 7 साल का बच्चा या 8 साल के बच्चे में एक्चुअली उसकी किताबों में मैथ्स में कहीं ना कहीं ये मनी एंड टाइम की बात आ रही है। लेकिन एमडीपीएस में बहुत ही क्लियरली छोटे बच्चों में कौन कौन से पढ़ाव के अनुसार मनी एंड टाइम को इंट्रोड्यूस करना चाहिए उसकी बात की गई। ठीक है, फिर डोमेस्टिक भी एक्टिविटीज कौन से होते हैं, कम्युनिटी इंटरैक्शन के लिए कौन से एक्टिविटीज होते हैं, रिक्रिएशन एंड लेजर। ये पहला टूल था जिसने रिक्रिएशन एंड लेजर को इंपॉर्टेंस दिया था, क्योंकि बेशक हम इसमें डालते बोलते हैं कि ये बच्चे के प्रेफरेंस के अनुसार होनी चाहिए। जैसे मुझे सिर्फ गाने सुनना पसंद है, किसी को खाना बनाना पसंद है, किसी को आर्ट वर्क करना पसंद है। अब ये कोरोना के समय में सब लोगों ने अपना अपना एक कोई ना कोई हुनर ढूंढ ही लिया है। कई लोग बहुत सारे पौधे उगा रहे हैं, गार्डनिंग कर रहे हैं। तो लेजर एंड रिक्रिएशनल एक्टिविटीज को उन्होंने इधर इसलिए दर्शाया ये बताने के लिए कि कई बार इन बच्चों में हम कैसे एंजॉय करना है वो इनकलकेट नहीं करते, हमेशा उनको इंस्ट्रक्शनल मोड पे ही रखते कि हमने इंस्ट्रक्शन दिया बच्चे को ये काम करवाना है, बच्चे को अपने उम्र के अनुसार ये कर लेना चाहिए करके हम बात करते। तो रिक्रिएशन लेजर का मॉड्यूल इसमें बहुत ही बढ़िया है। और लास्ट इज वोकेशनल ट्रेनिंग की बात कर रहे हैं, जिसमें वो कह रहे हैं कि एक बड़े बच्चे को या फिर एक छोटे बच्चे को अपने उम्र के अनुसार क्या क्या वर्क एक्टिविटीज आ जानी चाहिए। और दूसरी खूबसूरती इस टूल का ये है कि इसका जो आइटम्स का ग्रेडेशन है, सबसे ऊपर सबसे आसान कार्य होगा और जैसे आप नीचे जाते जाएंगे पढ़ाव उसका बढ़ता जाएगा, और 20th आइटम जो होगा वो बहुत ही डिफिकल्ट होगा, जो हम एडल्ट लेवल में एक्सपेक्ट कर रहे हैं। इसी वजह से इस टूल को हम बहुत ही छोटे बच्चे से लेके बहुत ही बड़े बच्चे पे या फिर बड़ों के ऊपर भी इस टूल का उपयोग किया जा सकता है, बेसिक देखने के लिए कि बच्चे में क्या क्या एक्टिविटीज की कमी है, कौन कौन से स्किल्स की कमी है। अगर हम ट्रेनिंग देना चाहते तो किस तरीके से देंगे। इसका मार्किंग ए एंड बी करके डालते, ए का मतलब है अचीव कर लिया, बी का मतलब है नहीं किया, यस और नो वाला सिचुएशन, हाँ या ना, करता है या नहीं करता है। पीछे ग्राफ बनता है जिसमें ये लाल और नीला रंग भरते जाते हैं, जितने भी लाल रंग शुरू होते हैं वही आपका आईपी का गोल हम बनाना शुरू करते हैं। इन सब का फोटो सैंपल्स मैं बाद में भेज दूंगी अगर आपको इससे समझ नहीं आ रहा, बट एग्जाम्स में आपको क्योंकि सिर्फ इसका विवरण करना है मैंने उतने पे ही रखा है। ये भी नोट्स अगर आप लर्न कर लेंगे तो इट शुड बी बेटर, इट शुडंट बी अ प्रॉब्लम। ऑलराइट, दिक्कत अब इस वाले टूल में सिर्फ इतनी है कि वो उस जमाने में बना था और हमारे टेक्निक्स में और हमारे लिविंग सिचुएशन में अब बहुत अंतर आ गया है। ठीक है, जैसे साबुन का उपयोग, आजकल साबुन के ही कितने सारे अलग अलग तरीके आ गए, नहाने का तरीका, कपड़ों का तरीका, या फिर कुछ वाली चीजें आप जैसे बाइसाइकिल है, अगर बाइसाइकिल चलाना नहीं आता तो वहां पे आप नो डालेंगे तो 1% उसका डाउन हो गया। पर जरूरी नहीं है कि सबको साइकिल चलानी आनी चाहिए, राइट। तो कुछ कुछ ऐसे आइटम्स है जो आपको लगता है ठीक नहीं है, अब इस उम्र के अनुसार कुछ कुछ आइटम्स डाल लेनी चाहिए। जैसे उन्होंने बस का उपयोग की बात की है कम्युनिटी इंटरैक्शन में, तो हम डालना चाहेंगे कि एटीएम मशीन में से थोड़े से पैसे निकाल पाए, मेट्रो ट्रेन चढ़ पाए, तो कुछ कुछ आइटम्स इस पे अपडेट होने की जरूरत है। अदरवाइज अगर आप देखें तो ये बहुत ही सिंपल टूल है जो आप किसी भी व्यक्ति पे उपयोग कर सकते हैं। मैं ये इसलिए कह रही हूँ कि मेरे पास कुछ बच्चे थे जिनको सेरेब्रल पाल्सी था या फिर ऑटिज्म था, ये एक सेकंड टूल, एक मार्गदर्शी के अनुसार हमने ये टूल्स को भी कंसिडर किया है कुछ कुछ आइटम्स के लिए, ताकि हम बच्चे का और अच्छी तरह आईपी बना पाए। फिर है इसका अगला टूल जिसको हम FACP कहते हैं, फंक्शनल असेसमेंट चेकलिस्ट फॉर प्रोग्रामिंग। अब FACP की जब बात आती है ये हम यूज करते हैं 3 साल से 18 साल तक के बच्चों पे, है। इनका डोमेन्स अब थोड़ा अलग हो गए, जो भाषा पहले यूज करते उसमें कुछ कुछ परिवर्तन डाला, जिसको हम सेल्फ हेल्प स्किल्स कह रहे थे अब उसको पर्सनल स्किल्स कह रहे हैं, जिसको फंक्शनल एकेडमिक्स कह रहे थे यहाँ पे सिर्फ एकेडमिक्स कह रहे हैं, जिसको वो सोशल इंटरेक्शन कह रहे थे उसको सिर्फ सोशल कह रहे हैं।
जिसको हम वोकेशनल कह रहे थे वो उसको ऑक्यूपेशनल कह रहे हैं। तो कुछ कुछ डोमेन्स का अंतर है, लेकिन उसके अंदर के आइटम्स आप देखोगे तो एमडीपीएस से थोड़ा सा सुधार करके अच्छा लेवल पे उन्होंने किया, क्योंकि देखेंगे तो ऑलमोस्ट 15 साल का फर्क है दोनों टूल्स के बनने में। इनका स्कोरिंग जो होता है वो प्लस, पीपी, वीपी, एनई और एनई के माध्यम से होता है। प्लस का मतलब है इंडिपेंडेंट, बच्चा करता है। पीपी का मतलब है फिजिकल प्रॉम्प्ट से करता है। वीपी का मतलब है वर्बल प्रॉम्प्ट, बोलने पर करता है। एनी का मतलब है अभी बच्चे की उम्र नहीं हुई या फिर उसने वो काम किया नहीं है, देखा नहीं है, नॉट एक्सपोज्ड। एन ए का मतलब है जो एप्लीकेबल ही नहीं है। जैसे अगर मैं लड़कियों से पूछूं कि क्या तुम दाढ़ी बनाते हो, तो मैं शेविंग आता है और अपने मूछे काट लेती हो, तो वो बोलेंगे नॉट एप्लीकेबल। अगर मैं लड़कों से पूछूं, अधिकतम लड़कों के बाल बहुत छोटे हैं, तो मैं उनसे पूछूं क्या आप अपना गुत्थ बांध लेते हो, जूड़ा बना लेते हो, तो आपके लिए नॉट एप्लीकेबल है। नॉट एक्सपोज का मैं बोलूंगी, अगर मैं 4 साल या 6 साल के बच्चे का देखती हूँ क्या लड़का वो शेविंग करता है, तो नॉट एक्सपोज, उसकी उम्र इतनी हुई नहीं है कि वो अब ये शेविंग वाला कार्यक्रम करे। फिर आपका जो लेजर वाला है उसका स्कोरिंग होता है ABCDE। ए का मतलब है अपने से इनिशिएटिव लेता है, अपने से बोलेगा चलो आज हम क्रिकेट खेलते हैं, चलो हम पकड़म पकड़ाई खेलेंगे, इनिशिएटिव लेता है और वो एक्टिविटी में कूदता है। सेकंड, इनिशिएट नहीं किया लेकिन पार्टिसिपेट करता है। अगर मैं बोलूंगी आ जाओ हम सब खेलते हैं, क्या वो आपके साथ आके खेलना शुरू करेगा? या फिर वो पार्टिसिपेट, मम्मी बोलती कि आओ आज हम मैगी बनाते हैं, क्या वो आपका साथ देगा कि नहीं? तीसरा है गेट्स इन्वॉल्व, अपने आप को उस ग्रुप में घुसाने की कोशिश करेगा कि नहीं, या फिर उस एक्टिविटी में अपने आप हाथ बटाने की कोशिश करेगा कि नहीं। डी है कि वो सिर्फ देख रहा है लेकिन इंटरेस्ट से देख रहा है। जैसे हम क्रिकेट देखते हैं टीवी में, क्रिकेट या हॉकी या फिर कुछ आ रहा है तो हम उसका कमेंट्री सुनते हैं, हमें याद है अरे कितना स्कोर हुआ जी, इतना स्कोर हुआ, कौन आउट हो गया, ये आउट हो गया, अरे यार इसने 0 पे क्यों आउट हो गया। ये जो हम बोलते हैं ना ऑब्जर्व करते हैं और विद इंटरेस्ट ऑब्जर्व कर रहे हैं, वो डी में आता है। और लास्ट इज ई, जो किसी भी एक्टिविटी में इंटरेस्टेड ना हो या फिर उस एक्टिविटी में इंटरेस्ट ना दिखाए, एक्टिविटी में इन्वॉल्व ना हो। अब इस टूल की खासियत ये है कि ये क्लास ग्रुपिंग्स के अनुसार बना है। तो प्री प्राइमरी एज हो गया जैसे 3 से 6, फिर आपका प्राइमरी एज हो गया 7 से 11, प्राइमरी 2 है उन बच्चों के लिए जो थोड़ा सा सिवियरिटी ज्यादा है, तो वो प्राइमरी 2 में चले गए। सेकेंडरी ग्रुप हो गया आपका 12 से मान लो आप 14, फिर वो प्री वोकेशनल ग्रुप हो गया 14 से 16। तो इसको हमने एज ग्रुप के अनुसार ब्रेकअप कर रखा है। और इसमें एक और एक खासियत है केयर ग्रुप की, उन बच्चों के लिए भी एक उन्होंने चेकलिस्ट बना रखा है जिनका सिवियरिटी ज्यादा हो, ठीक है, उनको केयर ग्रुप एक्टिविटीज में डालते हैं। जिनको डिपेंडेंसी ज्यादा हो, जिनकी डिपेंडेंसी कम है तो प्री प्राइमरी, प्राइमरी 1, सेकेंडरी, प्री वोकेशनल 1 पे जाके फिर वोकेशनल ट्रेनिंग में जाएंगे। जितना बच्चे का सिवियरिटी है वो प्राइमरी 2 में जाएगा, फिर प्री वोकेशनल 2 में जाएगा और केयर ग्रुप में जाएगा। तो इसका एक फ्लो चार्ट रहता है, अगर आप फ्लो चार्ट बनाना चाहेंगे उस तरीके से भी आप एफएससीपी को एक्सप्लेन कर सकते हैं, नहीं तो इतना भी अगर आप एग्जाम में लिखेंगे तो चलेगा। दूसरी खासियत ये है कि इसके स्किल्स, इन टूल्स में, इन आइटम्स में आप कुछ कुछ ऐड कर सकते हो। जैसे मैंने बोला था कि एमडीपीएस में कमी ये थी कि उनका आइटम्स फिक्स था और हमें थोड़ा सा पौराणिक लग रहा था, हमारे उम्र, हमारे इस दौर के अनुसार उसमें आइटम्स नहीं थे। पर एफएससीपी में कई कई जगहों में आप और आइटम्स डाल सकते हैं अपने बच्चे की परिस्थिति के अनुसार। दिक्कत इस टूल में ये आती है कि इसका स्कोरिंग थोड़ा सा बायस्ड हो जाता है। बायस का मतलब है टीचर को जैसा लगे, जैसा टीचर का फीलिंग हो उसके अनुसार जाएगा। जैसे मेरे साथ बच्चा बिल्कुल इंडिपेंडेंटली काम करता है, मैंने डाला पी, सॉरी प्लस, प्लस डाला, मेरे साथ इंडिपेंडेंट है। लेकिन जब आपके पास आया वही बच्चा और आपने वो सेम काम करवाया, जब तक आप उसको 1-2 बार दोहराए नहीं, बच्चे ने नहीं किया, तो आपने क्या डाला, वीपी, वर्बल प्रॉम्प्ट। तो
इस वाले टूल में ये वाला एक बायस फर्क आने का चांसेस ज्यादा है। एक टीचर से ज्यादा डर लगता है तो बच्चे ने फटाक से टीचर को देखते ही अपना काम शुरू कर दिया। दूसरी टीचर जब ज्यादा बहलाती है, फुसलाती है और ऐसे पुचकारती है तो मेरे को अच्छा लगता है तो मैं काम ही ना करूं। ये वाले जो बायसेस आने के चांसेस हैं वो इस टूल में रहेगा। तो FACP अदरवाइज इज अ वेरी गुड टूल, क्योंकि इसमें से सिर्फ आपको उम्र के अनुसार चेकलिस्ट उठाना है, पूरा का पूरा करने की जरूरत नहीं है। अगर आपका बच्चा प्री प्राइमरी एज ग्रुप का है तो सिर्फ उसी के सेट ऑफ टूल्स आपको उठाने, तो उनके डोमेन्स भी सब में ऑलमोस्ट कॉमन रहता है, पर्सनल, सोशल, एकेडमिक, ऑक्यूपेशनल एंड रेक्रिएशनल। ये भी NIMH का टूल है। इसके आगे हम बढ़ रहे हैं बेसिक MR, जिसमें 2 पार्ट्स होते हैं। अब इसमें फायदा ये है, 2 पार्ट्स होने के बावजूद डोमेन्स जो हम बात करें वो तो पार्ट A में आ गए, पर इस टूल में एक पार्ट B भी है। हमारे बच्चों में बिहेवियरल प्रॉब्लम ज्यादा रहते हैं, मारना, थूकना, गुस्सा करना, या फिर काम पूरा समय पे ना कर पाना, या अटपटे बिहेवियर्स करना, या फिर हाइपर एक्टिव होना। तो जैसे आप यहाँ पे देखेंगे, वायलेंट एंड डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर, टेम्पर टैंट्रम्स, सेल्फ इंजूरियस बिहेवियर, मिसबिहेवियर विद अदर्स, रेपिटेटिव बिहेवियर्स, ऑड बिहेवियर्स, ये सारे इनमें प्रॉब्लम बिहेवियर्स का भी टूल चेकलिस्ट बना रखा। पार्ट ए में आपके जैसे बाकी डोमेन्स होते थे वैसे ही थोड़ा अंतर करके यहाँ डाला है, जैसे मोटर एक्टिविटीज हो गया या फिर एक्टिविटीज ऑफ डेली लिविंग हो गया। FACP में उसको हम क्या बोल रहे थे, पर्सनल स्किल्स बोल रहे थे, इधर हम क्या बोल रहे हैं उनको, एक्टिविटीज ऑफ डेली लिविंग। तो 19-20 उनका टर्मिनोलॉजी में फर्क रहेगा। यहाँ पे लैंग्वेज है, फिर रीडिंग एंड राइटिंग है, नंबर एंड टाइम को एक साथ डाल रखा है, डोमेस्टिक सोशल है, प्री वोकेशनल में मनी है। तो ये सारे डोमेन्स को एक साथ उन्होंने पार्ट ए में डाल दिया। और पार्ट बी में क्या किया, जितने भी प्रॉब्लमैटिक बिहेवियर्स है उनका 10 डोमेन के अनुसार चेकलिस्ट अलग से बनाया। यहाँ तक समझ आया? अब पार्ट ए और पार्ट बी का स्कोरिंग में भी अंतर है। पार्ट ए में स्कोरिंग आप करोगे 5 4 3 2 1, जिसमें 5 का मतलब होगा इंडिपेंडेंट, कर लेता है। जितना वो सहायता लेता जाता है उसमें से एक एक नंबर घटता जाएगा, और सबसे नीचे है 1 का मतलब है बच्चा डिपेंडेंट है, वो स्किल वो अपने आप नहीं कर सकता। उसके बाद आता है पार्ट बी का स्कोरिंग। हर बिहेवियर, प्रॉब्लमैटिक बिहेवियर तो हर बच्चे में होगा नहीं, तो कुछ ऐसे बिहेवियर्स या आइटम्स है जिसमें आप लिखोगे नेवर, नहीं करता, मारता है नहीं मारता है, थूकता है नहीं थूकता है। अच्छा नहीं, जब बहुत ज्यादा गुस्सा आता है ना तो ये बहुत देर के लिए रोता है तो ओकेजनली डाल दिया। नहीं नहीं मैम ये तो बहुत मारता है, जब देखो किसको अगर कुछ चाहिए तो भी मारेगा, इसको गुस्सा आ रहा है तो भी मारेगा, ये अगर सैड है तो भी मारेगा। तो ये मारना इसका एक फ्रीक्वेंट बिहेवियर, तो हमने इसको स्कोर दिया 2। तो पार्ट बी का स्कोरिंग कैसे हुआ, 0 मीन्स नेवर, 1 मीन्स ओकेजनल एंड 2 मीन्स फ्रीक्वेंट, बहुत ज्यादा लगातार ये बिहेवियर दिख रहा है। इसमें भी फायदा ये है कि इन दोनों टूल्स में आप आइटम्स बढ़ा सकते हैं डोमेन्स में, अगर आपको अभी के समय के अनुसार आपको कुछ कुछ आइटम्स उसमें डालने हो तो, राइट। दिक्कत इसमें ये है कि बेसिक MR ज्यादा सिवियर कैटेगरी वाले बच्चों पे काम नहीं आएगा, इसके लिए एक अलग से टूल है, ठीक है। तो ज्यादा सिवियरिटी अगर हो या फिर ज्यादा उम्र के बच्चे हों तो ये काम नहीं करेगा। इसमें एकेडमिक वाला जो क्षेत्र है वो ज्यादा स्कूल रिलेटेड एक्टिविटीज पे भी लिमिटेड है, तो उस वजह से कई बार कई लोगों को ये टूल उतना अच्छा नहीं लगता है। अगला टूल बेसिक MR का हायर ऑर्डर वर्जन है, जिसको हम बेसल MR कहते हैं। बेसल MR भी रीटा परमेश्वरिया मैम ने बनाया था, उसके उनके साथ ज्यादा लोग जुड़ गए थे। ये भी NIMH का टूल है। बेसल MR बनाया गया था 18 साल से बड़ी उम्र वाले बच्चों के लिए, जिनका सिवियरिटी भी ज्यादा हो उनके लिए ये बेहतर टूल है। इसमें हम उन बच्चों की बात कर रहे हैं जो अपना ख्याल खुद नहीं रख सकते, राइट। इसका मतलब उनको डिपेंडेंसी ज्यादा है। तो उनके 2 आइटम्स के अगर आप नाम देखेंगे तो आपको फर्क अपने आप समझ आ जाएगा।
personal care and appearance, food management, household task and responsibility, community and leisure, sexuality, work, functional literacy, social communication. तो इनमें आइटम्स के जो नाम है और उसके अंदर जो आइटम्स है उन बच्चों के लिए जो उनकी उम्र 18 साल से बड़ी हो चुकी है और सिवियरिटी या फिर विद असिस्टेंस या डिपेंडेंट तरीके से जीते हैं वो लोग, उनको अपना काम स्वयं अकेले इंडिपेंडेंटली नहीं कर पा रहे, ठीक है। तो उनका ट्रेनिंग अब अलग तरीके से हो। इसमें भी पार्ट बी है पर इसके डोमेन्स में थोड़ा फर्क है। जिसको हम वायलेंट बिहेवियर कह रहे थे वो यहाँ पे हो गया फिजिकल हार्म टुवर्ड्स अदर्स, damages property, misbehaves with others, temper tantrums, self-injurious behavior, repetitive behavior, odd behavior, inappropriate sexual behavior, rebellious behavior, hyperactive behavior. तो पुराना वाला जो टूल था उसमें कुछ कुछ और बढ़ा दिए और कुछ ड्रॉप कर दिए या फिर कंपाइल मिक्स कर दिए। स्कोरिंग फिर से सेम होगा 5 4 3 2 1 एंड उनका पार्ट बी का भी 0 1 2 स्कोरिंग रहेगा। इसके अनुसार आप डायरेक्ट ही प्रोफाइल बना सकते हैं। अब बेसिक एमआर और बेसल एमआर का बड़ा खासियत सबसे ज्यादा ये है कि इनका जो स्कोरिंग शीट का एंड में होता है आपका आईपी आप परसेंटेजेस में बता सकते हैं, क्योंकि हम सबको परसेंटेज कितने प्रतिशत के अनुसार ज्यादा अच्छी तरह समझ आता है कि इसका डिले 40% है, नहीं इसने इम्प्रूवमेंट 20% की है, पहले 40 पे था अब 60% हो गया। तो ये परसेंटेजेस माँ बाप को समझाना, स्कोर माँ बाप को समझाना थोड़ा और आसान हो जाता है। इसकी अगर हम तुलना एमडीपीएस से करें तो जहां पे हम हाँ या ना जवाब दे रहे थे वहां से ये बच्चे का स्थिति क्या है, कितना बोलते हैं ना कितना पानी में है। जैसे मैं बोलूंगी मेरे को गाड़ी चलानी आती है लेकिन मैं अपने आप गाड़ी लेके नहीं जा सकती, तो आप मेरे को मार्क्स अगर डालेंगे तो आप बोलेंगे मैडम को 30% इंडिपेंडेंस में गाड़ी चलानी आती है या फिर 40% इंडिपेंडेंस में गाड़ी चलानी आती है, क्योंकि आप उसमें क्राइटेरिया रखो। या फिर हम बोलेंगे कि मेरे को रोटी गोल बनानी आती है, तो आप देखेंगे कितनी गोल है कितनी फूली है, तो कुछ ना कुछ क्राइटेरिया के अनुसार आप डालेंगे। अगर हम एमडीपीएस के अनुसार हाँ या ना में जवाब दें तो कई बार हम उस बिहेवियर को अच्छी तरह डिस्क्राइब हम शायद नहीं कर पाएंगे। लेकिन ये स्कोरिंग होने के वजह से आप बेसिक एमआर और बेसल एमआर में फायदा ये रहेगा कि आप बच्चे का एक्चुअल लेवल क्या है आप माँ बाप को क्लियरली कम्युनिकेट कर पाओगे। अब माँ बाप को कम्युनिकेट करने की क्या जरूरत है, क्योंकि एक्चुअल स्टेक होल्डर्स वही रहते हैं। एज एजुकेटर्स हमें ये पता है कि हमारा बच्चे के साथ जो इंटरैक्शन है वो लिमिटेड पीरियड का कई बार होता है, या फिर बच्चे का हम लॉन्ग टर्म प्रोफाइल जब बनाते हैं तो हम चाहते हैं कि इतने साल में बच्चा इस श्रेणी तक आ जाए, तो उसकी भागीदारी माता पिता ही देती हैं। जितना काम हम स्कूल में करते हैं उतना ही काम दोहरा के उनको घर पे ट्रेनिंग देनी पड़ती है। तो ये वाले टूल्स बेस्ट होते हैं जब आपको पेरेंट्स को क्लियर पिक्चर देना हो। ऑलराइट, अब अगला आ रहा है आपका WAPS. WAPS is a vocational assessment programming system. ऑलराइट, WAPS का काम है आपको ट्रेनिंग देना फॉर अ वोकेशन। वोकेशन का मतलब है नौकरी के अनुसार आपको ट्रेनिंग देना, राइट। अब इस टूल में आप बहुत सारे आइटम्स अपने अनुसार ऐड कर सकते हैं, क्योंकि आप अगर देखेंगे वोकेशनल प्रोफाइल हम निकालते हैं कि कौन सा बेस्ट आप काम कर पाएंगे। जेनरिक स्किल असेसमेंट चेकलिस्ट होगा कि आप कौन कौन से काम अच्छी तरह, कौन कौन से टाइप के टूल्स, कौन कौन सी आपकी खूबियां हैं उसको डिस्क्राइब करने के लिए ये जेनेरिक असेसमेंट चेकलिस्ट हम यूज करते हैं। फिर एक जॉब एनालिसिस फॉर्मेट होता है, जैसे मान लीजिए आप मुझे बनाना चाहते हैं माली, या फिर आप मेरे को बनाना चाहते हैं कुक, या फिर आप मुझे बनाना चाहते हैं कंप्यूटर इंजीनियर। तीनों काम है, तीनों के काम में कहीं ना कहीं मेल है क्या, उनके टूल्स में मेल है क्या, जिन साधन का उपयोग करेंगे उसमें मेल है क्या, किस तरीके का बिहेवियर मेरे में होना चाहिए उनमें मेल है क्या।
कहाँ किस परिस्थिति में ये वाले काम होंगे, उनमें कोई मेल है क्या। तो वैप्स का काम ही ये है कि हम एक जॉब को आइडेंटिफाई करें बच्चे के अनुसार, उस जॉब में क्या क्या काम होते हैं, किस तरीके टूल्स होते हैं, क्या क्या नेचर ऑफ वर्क होता है, उन सबको डिस्क्राइब करें। तो वैप्स टूल में ये चेकलिस्ट हमें परमिट करता है कि हम ये अपने आप बनाएं। जैसे मैं एक एग्जांपल दूंगी। एक बच्चे को डोमिनोज में नौकरी पे रखा। डोमिनोज या फिर मैकडॉनल्ड्स में जब नौकरी करते तो वहां का सिस्टम ये होता है कि आपका ड्यूटी चेंज होता रहेगा। पहले एक हफ्ता अगर आप सिर्फ क्लीनिंग कर रहे हैं तो आप सिर्फ क्लीनिंग कर रहे हैं, वॉशरूम भी क्लीन कर रहे हैं, फ्लोर भी क्लीन कर रहे हैं, स्लैब्स भी क्लीन कर रहे हैं, कुकिंग एरिया भी क्लीन कर रहे हैं। अगला आपका अगर डिलीवरी में आ गया तो आप सिर्फ वहां पे पैसा लेना है, खाना पकड़ाना है, पैसा देना है, खाना पकड़ाना है। तीसरा लेवल आ गया अगर आप कुकिंग डिपार्टमेंट में पहुंच गए। कुकिंग में आपको बर्गर बनाना आना चाहिए, फ्राइज बनाना आना चाहिए, पैटी बनाना आना चाहिए, जो भी है उसके अनुसार आप डिवाइड करते जाओगे। तो हम बच्चे के परिस्थिति को मैप करते हैं उस नौकरी के जरूरतों के अनुसार। मेरा बच्चा क्लीनिंग कर पाएगा, मेरा बच्चा पैटी बना पाएगा, मेरा बच्चा सेफली तेल के आसपास काम कर पाएगा। खौलते हुए तेल के साथ आप क्या बच्चे को छोड़ पाओगे इंडिपेंडेंटली, कितने इंडिपेंडेंस में ये काम करेगा, क्या वो पैसे अच्छी तरह गिन के लेके उसका चेंज वापस दे पाएगा। ये सब जब हम मैप करते हैं तो हमें ये समझ आ जाता है कौन कौन से काम में बच्चा सक्षम है और कौन कौन से काम में बच्चा सक्षम नहीं हो पाएगा। तो हमारा नॉर्मल एक्टिविटी कहता है कि अगर बच्चा सारा काम नहीं कर सकता उसको नौकरी पे मत लगा, लेकिन ऐसा नहीं है। वैप्स क्लियर डिस्क्रिप्शन बताता है कि जो जो काम बच्चे की क्षमता से बाहर हो उसको कैसे एड्स एंड अडेप्टेशंस देके हम बदल सकते हैं। जैसे इस बच्चे को हमने काउंटर पे तो लगाया बट पैसा डीलिंग के लिए किसी और को लगा दिया है। इस बच्चे का काम है प्रोक्योरमेंट, एक जगह से बर्गर लाएगा जी, एक तरफ से फ्राइज लाएगा जी, एक तरफ से पेप्सी लाएगा और ये पूरा ट्रे में सजा के उसको देगा। या फिर क्लीनिंग में है तो इसका काम है कि जब लोग खाना खा लें तो कैसे वो पूरे कचड़े को डस्टबिन में फेंकना है और पूरे ट्रे को समेट के एक तरफ रखना है, एक्स्ट्रा सॉस है तो जाके पैकेट में रखना है। अगर फ्लोर क्लीनिंग है तो उसके औजार कौन कौन से हैं, वो कितना उसमें वो डालेगा, दवाई डालेगा पोछा मारने के लिए, कितना दवाई यूज करेगा ग्लास क्लीन करने के लिए, ये सब बहुत ही डिटेल में डिस्क्राइब करके हम दे देते हैं। अब इसको ज्यादा बड़ा चढ़ाने की जरूरत नहीं है क्योंकि हम लोग भी यही करते हैं। कभी किसी भी नौकरी पे हम जाते हैं तो हमारा भी एक ओरिएंटेशन पीरियड रहता है जहाँ पे बड़े छोटे सारे काम हम देख देख के सीखते हैं। लेकिन वैप्स जैसा टूल होने की वजह से हम ये ज्यादा सिस्टमैटिकली समझ पाते हैं। सिस्टमैटिकली इसलिए भी हमें समझना जरूरी है कि हम जब बोलते कि नहीं ये बच्चा नहीं कर पाएगा, ये अगर हम एक क्वेश्चन मार्क डाल रहे हैं तो उसका एक रीजन भी हमें डिक्लेयर करना है। उसके साथ हमें ये भी डिक्लेयर करना है कि हम इसको कैसे इसकी भरपाई करेंगे। तो फुल प्लानिंग वैप्स में हो पाती है। इट इज नॉट जस्ट एन असेसमेंट टूल बट इट इज अ प्रोग्रामिंग सिस्टम। पूरा प्रोग्राम वैप्स के अंदर ही बन जाता है। बट इसमें भी यही प्रॉब्लम है, ये बहुत ही टीडियस जॉब है। हम कभी किसी भी बच्चे का जब वोकेशनल ट्रेनिंग देते हैं तो हम उस बच्चे के साथ बंध जाते हैं। उसको ट्रेन करने के लिए, उसको सक्सेसफुली उस जगह में इंक्लूड करवाने के लिए, उसको इंटीग्रेट करने में, उसका सारे कामों में उसका चेक करने में, उसके सहपाठी या फिर सह कर्मियों के साथ उसका कैसा रिलेशनशिप है उसको डेवलप करने के लिए, सुपरवाइज करने के लिए। तो वोकेशनल ट्रेनिंग एक सुपरवाइज सिचुएशन में ही बेहतर काम करता है। उस वजह से वैप्स बहुत ही कम जगहों में उपयोग होता है। जैसे अगर आप इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी वाले बच्चे देखेंगे जो एडल्टहुड के ऊपर चले गए हैं, तो उसमें कितने प्रतिशत लोगों को आप जानते हैं जिन्होंने प्रॉपर वोकेशनल ट्रेनिंग लेके कुछ ना कुछ काम सीखा है और वो कर रहे हैं और पैसा कमा रहे हैं, अपना इंडिपेंडेंस हासिल कर चुके हैं। बहुत ही कम होगा क्योंकि आईडी में ट्रेनिंग का जो मोडालिटी रहता है वो 1:1 ज्यादा बेहतर होता है एडल्ट्स में। या फिर जो भी वोकेशनल ट्रेनिंग में जाते हैं वो प्रिफर करते हैं कि शेल्टर्ड
फैक्ट्री लाइक वर्कशॉप्स में काम करें, जहाँ पे हमारे जैसे टीचर्स ज्यादा मात्रा में हो और सुपरविजन और अच्छी हो और रीट्रेनिंग का ऑप्शन हो। जैसे अगर आप मुस्कान स्पेशल स्कूल सुने होंगे दिल्ली में, वो बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है जहाँ पे वो बड़े बच्चों को ट्रेनिंग देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे टूल्स का खत्म हो रहा है। मैंने बहुत सारे टूल्स नहीं लिए हैं, ये बेसिक इंपॉर्टेंट टूल्स हैं जिसको आप ले सकते हैं। मैं एक और बार आपको भगा के दिखा रही हूँ ताकि आपको कोई सवाल पूछना है तो आप मेरे को पूछ सकते हैं। सबसे पहले मैंने आपको बताया कि आईडी होता क्या है। आप जो जिनकी जांच कर रहे हैं उसमें आपको कौन कौन सी श्रेणी में जांच करने की जरूरत है। तो 3 श्रेणी होता है, उनका मेंटल लेवल और आईक्यू, दूसरा उनका अडेप्टिव फंक्शनिंग जिसको हम साइको एजुकेशनल टूल्स में यूज करते हैं, और तीसरा वो डेवलपमेंटल एज के अंदर है या नहीं। डेवलपमेंटल एज के अंदर हैं तो हमें ये 3 प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता है, स्क्रीनिंग, असेसमेंट एंड डायग्नोसिस की। स्क्रीनिंग में बस हम ये देखते हैं कि क्या बच्चे में असली में कोई ना कोई तकलीफ है या फिर थोड़ा एडजस्टमेंट की जरूरत है या थोड़े ट्रेनिंग की जरूरत है। अगर ज्यादा मात्रा में तकलीफ है तो हम असेसमेंट के लिए भेजते हैं, और असेसमेंट में जो भी निर्णय निकलता है उसके अनुसार हम डायग्नोसिस करवाते हैं, जिसमें बच्चे की सिवियरिटी का लेवल पता चलता है। उसके बाद मैंने 2 चीजें बताई। कोई भी टूल आप लेंगे जिसमें आप जांच करते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, रेफरेंस टेस्ट जिनको कहते हैं नॉर्म रेफरेंस टेस्ट एंड क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट। नॉर्म का मतलब आता है नॉर्मेटिव, मतलब हम उम्र के ज्यादा मात्रा के लोगों पे ये जांच किया है, उसके अनुसार ये चेकलिस्ट बना है। इस चेकलिस्ट में आपको हम उस लार्ज नंबर ऑफ पीपल के साथ कंपेयर करेंगे। ठीक है, अगर उनके कंपैरिजन में आप एक जैसे हो तो आपकी कोई तकलीफ नहीं है। अगर आप इन पूरी ज्यादा मात्रा के लोगों में जब आपको कंपेयर किया आप कहीं ना कहीं आप में कमियां पाई गई तो आपका जांच और होना है। तो नॉर्म के अकॉर्डिंग आप फुल्ली फंक्शनल नहीं है। क्राइटेरियन का मतलब है जितना हमारा एरिया है उसी का हम जांच करें, हमें सब कुछ जानने की जरूरत नहीं है। जैसे बच्चे का ऑक्यूपेशनल थेरेपी या फिजियोथेरेपी में कुछ कुछ कमियां होंगी, पर मेरा नजरिया सिर्फ पढ़ाई करवाना का है या एकेडमिक्स करवाने का है, तो वो वाले एरियाज को मैंने बिल्कुल टच नहीं किया। अपने एरिया के अकॉर्डिंग मैंने टेस्ट बनाए हैं और उसी पे मैं जांच कर रही हूँ। अब कुछ नॉर्म रेफरेंस टेस्ट में आते हैं 2 आईक्यू टेस्ट, जो दो स्क्रीनिंग टेस्ट जो आप यूज भी कर सकते हैं या फिर कोई साइकोलॉजिस्ट यूज करेगा और उसका रिपोर्ट देगा। वो है आपका DST एंड आपका VSMS। VSMS की डिटेल्स यहाँ पे है कि किस प्रकार का है टूल, किस कैसे आइटम्स होते हैं और क्या उसका रिपोर्ट निकलता है। एक बहुत ही आसान टूल है जो आप भी यूज कर सकते हैं, उसमें सिर्फ 10 आइटम्स हैं। अगर आपके पास कोई ऐसा सहायक नहीं है या फिर साइकोलॉजिस्ट नहीं है जो आपको मदद कर पाए, आप ये खुद से बच्चों पे उपयोग कर सकते हैं, जिसको हम डेवलपमेंटल स्क्रीनिंग शेड्यूल कहते हैं। फिर आया आपके आईक्यू टेस्ट, जिसका रिपोर्ट नॉर्मली आपके पास आएगा अगर आपने बच्चे को जांच करने के लिए भेजा है। वो है आपका भाटिया परफॉर्मेंस टेस्ट। इसमें जरूरी नहीं है कि बच्चा वर्बल हो या फिर जरूरी नहीं है कि बच्चा पढ़ा लिखा हो। ये ज्यादातर परफॉर्मेंस बेस्ड होता है, बच्चों को कुछ ना कुछ काम दिया जाएगा और बच्चे को करके दिखाना है, उसके अनुसार उसका आईक्यू चेक होगा। और दूसरा है मैलिन्स, जो अमेरिकन टूल को देख के उन्होंने बनाए। वो 2 श्रेणी में होता है, वर्बल भी होता है मतलब बोल के करना है, बताना है, बच्चे को जवाब देना है, और दूसरा है परफॉर्मेंस स्केल जिसमें 5 सब टेस्ट होते हैं। ठीक है, फिर हमारी श्रेणी की बात आई जिसमें हम साइको एजुकेशनल असेसमेंट की बात कर रहे हैं। हम एक होलिस्टिक प्रोफाइल की बात कर रहे हैं। आईपी बनाने के लिए हमें क्या क्या टूल्स की जरूरत है उसकी बात कर रहे हैं। बहुत ही छोटे बच्चों के लिए हम यूज करते हैं पोटाज गाइड फॉर अर्ली एजुकेशन। ये हर श्रेणी के बच्चे पे काम आएगा, आपको बहुत सहायता देगा, क्योंकि ये सारे एक्टिविटी कार्ड्स के तौर पे होते हैं। कौन सा आइटम किस तरीके से जांच करना है, क्या सामान चाहिए, वो सब इसमें दिया गया है। अगला आता है आपका MDPS।
MDPS भी बहुत आसान है करना। उसके सारे जो आइटम्स है वो एक श्रृंखला में बंधे हुए हैं, सबसे आसान सबसे ऊपर और सबसे कठिन सबसे नीचे। तो आप लगातार अगर आप करते जाएंगे तो एक बच्चे का एक पूरा होलिस्टिक एक आप असेसमेंट कर पाते हैं। इसका स्कोरिंग बहुत आसान है, करता है या नहीं करता है करके बताते हैं हम। इसका आइटम्स कौन कौन से सामान चाहिए वो MDPS टूल के पीछे लिखा होता है कि आपको फ्लैश कार्ड्स की जरूरत है, आपको झाड़ू की जरूरत है, आपको साबुन की जरूरत है, आपको तौलिया की जरूरत है, आपको पेंसिल की जरूरत है। वो सारे आइटम्स बताता है कि क्या क्या साधन से आप ये टेस्टिंग करेंगे। ये किसी भी उम्र के बच्चे पे आप उपयोग कर सकते हैं एक बेसिक आइडिया लेने के लिए, बहुत और जल्दी आपको रिजल्ट देता है। उससे हायर ऑर्डर का है फंक्शनल असेसमेंट चेकलिस्ट फॉर प्रोग्रामिंग। ये मैंने जैसे बताया एज रेंजेस के अकॉर्डिंग डिवाइडेड है, प्री प्राइमरी से लेकर केयर ग्रुप तक है, और ये 3-3 साल का डिफरेंस लेके चलता है। तो बच्चा अगर प्री प्राइमरी में है तो साल के लिए, उसके आगे वाली क्लास में 3 साल के लिए, उसके आगे 3 साल के लिए। तो बच्चे की उम्र जब तक 18 नहीं हो जाती है हर क्लास से गुजरेगा। प्रमोशन क्राइटेरिया इसका 80% रहता है। 80% अगर आप छोटी क्लास में लेके आए हो तो आप प्रमोट हो, ठीक है। हो सकता है कि 3 साल में पहले साल के बाद ही बच्चा बहुत अच्छा डेवलप कर रहा है तो आप उसको आगे प्रमोट कर सकते हैं। तो ये क्योंकि एक स्कूलिंग सिस्टम बताता है, स्पेशल स्कूल का एक सिस्टम बता रहा है, इट्स अ वेरी गुड टूल। तो आपको पूरा टूल उठाने की जरूरत नहीं है, उसमें से उम्र के अनुसार आप चेकलिस्ट को उठाएंगे और वो बच्चे पे करेंगे और आपको जो प्रोफाइल चाहिए वो मिल जाएगा। इसमें कुछ आइटम्स आप ऐड भी कर सकते हैं। इनका स्कोरिंग भी बहुत आसान है, आपने कितने भी मदद के साथ बच्चे से वो कार्य करवाया है वो आप अच्छी तरह इसमें बता पाएंगे। फिर उसके बाद हमने बेसिक MR की बात की। बेसिक MR में 280 आइटम्स हैं। बेसिक MR की खासियत इसके 2 पार्ट्स है, पार्ट ए एंड पार्ट बी। पार्ट ए साइको एजुकेशनल टूल है, पार्ट बी प्रॉब्लम बिहेवियर टूल है, ठीक है। उनका स्कोरिंग यहाँ पे दिखाया है 5 4 3 2 1, या फिर अगर प्रॉब्लम बिहेवियर्स की बात करें तो 0 1 एंड 2 आपका स्कोरिंग जाता है। ये अच्छा टूल इसलिए है क्योंकि माता पिता से जब बात करें तो आप परसेंटेजेस के अकॉर्डिंग उनको बता सकते हैं कि किस श्रेणी में बच्चा है और कितनी आप उम्मीद रखते हैं कि वो डेवलप करेगा, ठीक है। बेसिक MR का ही हायर ऑर्डर स्केल है बेसल MR। बेसल MR 18 साल से बड़ी उम्र के बच्चों के लिए होता है या फिर ज्यादा सीवियरिटी वाले बच्चों के लिए होता है या व्यक्तियों के लिए होता है। उसमें भी पार्ट ए एंड पार्ट बी है, स्कोरिंग सेम है। ये बहुत ही अच्छा टूल है अगर आप बहुत ही बोलते हैं ना सेंसिटिव मुद्दों पे अगर आप माँ बाप को जानकारी या ट्रेनिंग देना चाहते हैं, क्योंकि आप सेक्सुअलिटी की बात हो रही है, इनअप्रोप्रिएट सोशल बिहेवियर्स की बात हो रही है, इनअप्रोप्रिएट सेक्सुअल बिहेवियर्स की बात हो रही है। तो बहुत ही ट्रिकी सिचुएशन जो सिवियर बच्चों में हमें प्रॉब्लम्स आती समझाने और कम्युनिकेट करने में आपको आसानी रहेगी। ये एक मार्गदर्शन भी करता है आपका आईपी फॉर्मेट के लिए। बेसल MR एंड बेसिक MR दोनों में ग्राफ के तौर पे आप परफॉर्मेंस को मैप कर सकते हैं। लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट वोकेशनल ट्रेनिंग से रिलेटेड जो आपका टूल है वो है वैक्स, जो प्रोग्रामिंग सिस्टम भी है। वो सिर्फ जांचता नहीं है बच्चे के काबिलियत को, लेकिन किस तरीके का आप आईपी या किस तरीके का ट्रेनिंग या को भी क्लियरली दर्शाता है और इसमें आप आइटम्स अपने अनुसार जोड़ सकते हैं, ठीक है। तो हमें जानना ये ज्यादा जरूरी है कि कभी भी जब हम एक टूल यूज करते हैं उसको अकेला एक टूल काफी नहीं, बच्चे की पूरे जिंदगी को डिस्क्राइब करने के। स्पेशल एजुकेशन इज अ होलिस्टिक ट्रीटमेंट, राइट। उनका स्पीच पे भी हम काम कर रहे हैं, उनका अपना ख्याल रखने के लिए भी बात करें, हम काउंसलिंग भी कर रहे हैं, माँ बाप की भी काउंसलिंग कर रहे हैं। तो मैं हमेशा चाहूंगी कि अगर आप कभी भी ऐसे बच्चों के साथ काम करें तो आप एटलीस्ट 2 टूल्स की जांच के ऊपर बात करें, या फिर आप 2-3 टूल्स को आप एक मार्गदर्शन के लिए रखें, या फिर आप 2-3 टाइप के रिपोर्ट्स को जांच करके बच्चे का आईपी फॉर्मेट बनाएं।
कभी भी एक सिंगल टूल लेके कभी भी एक बच्चे का आईपी बनाने की कोशिश ना, कहीं ना कहीं कोई ना कोई डोमेन हाथ से छूट जाएगा। ये सब कुछ हम दिमाग में नहीं रख सकते। ये असेसमेंट टूल्स एक किताब की तरह आप बना के रख सकते हैं और अपने बच्चे का जैसा भी केस आएगा या जैसा भी परिस्थिति में आएगा, आप उसकी उम्र के अनुसार इन टूल्स में से आप सेलेक्ट कर सकते हैं कि कौन सा टूल मैं साइमल्टेनियसली यूज करना चाहूंगा। तो अभी जितने भी मैंने टूल्स बताए हैं, ये सारे ही आपके उपयोग आप डायरेक्टली कर सकते हैं। बहुत ही छोटी उम्र से लेकर 18 प्लस की उम्र तक आप ये स्पेशल स्कूल या इंटीग्रेटेड स्कूल या इंक्लूसिव स्कूल में इन टूल्स को यूज करके आप एक बच्चे का एजुकेशनल प्रोग्रामिंग आराम से बना सकते हैं। बेसिक आपको जो सीख आज याद रखनी है कि हमें ये हवा जो बना रखा है असेसमेंट का या डायग्नोसिस का या स्क्रीनिंग का, वो हमें नॉर्मल रखना है। जैसे हम किसी माँ बाप से बोलते हैं कि जांच करवाइए, तो उनके अंदर एक फियर आ जाता है कि हाय कुछ ना कुछ बुरी खबर आने वाली है या फिर हम कुछ बुरा सुनने वाले हैं। लेकिन हमें ये जानना है कि स्पेशल एजुकेशन या हमारे विभाग में ये सब इसेंशियल चीजें हैं। बिना बीमारी को जाने आप जब दवा नहीं खाते तो हम तो बच्चे का एजुकेशन प्लान करें, जिस लेवल में बच्चा खड़ा है उसका करंट लेवल के अकॉर्डिंग ही हमें आगे बढ़ना है। तो ये टूल्स उस समय बहुत काम आते हैं। ये सारे टूल्स आपके हर बच्चे पे काम आएंगे और आप अलग अलग डिसेबिलिटीज में भी इन टूल्स को यूज कर सकते हैं। तो जब भी आप किसी असेसमेंट या डायग्नोसिस की बात माँ बाप को बताएं तो बहुत ही नॉर्मलाइज करके बताइएगा। यहाँ पे आप वर्ड में नॉर्मलाइज का यूज करें ताकि उनको ये समझाइए कि जितनी आसानी से आप ये असेसमेंट कराएंगे उतनी आसानी से आपको बच्चे की असली स्थिति समझ आएगी, और जितनी जल्दी आपको बच्चे की स्थिति समझ आए उतना बेहतर हम उसका समाधान कर पाएंगे। तो हमारा ये पूरा एक्सरसाइज बच्चे की काबिलियत को बढ़ाने के लिए है, उसके कंसर्न्स का समाधान करने के लिए है और माँ बाप को समझाने के लिए कि उनको किस किस तरीके से हम मदद करने वाले हैं। तो assessment and tool is not to scare off people from special education, but to make them feel welcome, that we understand what your concern is, we understand what are the limitations the child has, and we understand that we can recover these concerns with good program and training. मैम जी हाँ जी रोशनी जी। मैम वो आपने जो अडल्ट के लिए बताया था मैम वो रिपीट कर दीजिए प्लीज। आप ये बोल रहे हैं? जी मैम। हाँ, बेसिक एमआर का बड़ा वर्जन है। बेसिक एमआर अगर 16 साल की उम्र तक के बच्चों के लिए है, बेसिक एमआर आप 16 से ऊपर वाले बच्चों के लिए यूज करें। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, इसमें कुछ डोमेन्स ऐसे हैं जो एडल्ट बच्चों के काम आती है, तो हमने कुछ एकेडमिक डोमेन्स और वो सब हमने ड्रॉप किया है। फंक्शनल एकेडमिक्स की थोड़ी सी बात की है, पर ज्यादातर केयर की बात की है, क्योंकि हम ये जानते हैं कि इस श्रेणी के बच्चे ज्यादा सिवियरिटी वाले बच्चे हैं, तो उनके जो डोमेन्स हैं वो हम अलग कर देते हैं। मैं सिंपल एग्जांपल दूंगी, अगर कोई बच्चा बेड रिडन है, पैरालिसिस है, तो काफी सारी चीजें ऑटोमेटिकली आप कट करोगे। जैसे आप कम्युनिटी इंटरेक्शन की बात करें तो उसको चेंज करके हम सोशल कम्युनिकेशन पे ज्यादा फोकस करेंगे, या फिर हम लेजर एंड रिक्रिएशन की ज्यादा बात करेंगे। कम्युनिटी में हम सिर्फ उसको व्हील चेयर में बैठ के सब जगह घुमाने की बात करेंगे, या जो भी है अपने डोमेन्स को उसके अनुसार ले रहे हैं। तो बेसल एमआर एक्चुअली बनाया गया था, ये दिमाग में रखे कि अगर ज्यादा सिवियरिटी वाले बच्चे हैं तो उनके लिए एक टूल होना चाहिए। दूसरी बात, ये एडल्ट बच्चों के लिए है तो उम्र के अनुसार आइटम्स में भी परिवर्तन आया है, सेल्फ केयर में भी और बच्चे के ये बिहेवियर्स में भी। तो कुछ कुछ डोमेन्स जब आप बेसिक एमआर और बेसल एमआर कंपेयर करेंगे तो आपको समझ आएगा कि कुछ चीजें इसमें एडल्ट बच्चों की बात हो रही, जो 18 साल से उम्र में बड़े हैं उन बच्चों के लिए बनाया गया है। ठीक है, यहाँ तक समझ आया? उनका दोनों का स्कोरिंग सिमिलर है, फर्क सिर्फ इतना है बेसिक एमआर 16 साल की उम्र तक के बच्चों के लिए है, बेसल एमआर 16 साल से ऊपर वाले बच्चों के लिए। तो अब एडल्ट तक लेके जाइए। समझ आया? जी मैम। और कोई सवाल? नो मैम।
थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच।